that has same electric potential at every point on it. Same electric potential at every point on it is called, at every point on it is called an equipotential surface. Is called an equipotential surface. फिर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल। तो ऐसी सरफेस जिसके पूरे के पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम देखें और पोटेंशियल की वैल्यू सेम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज नोट करिएगा। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क is done in no work is done in moving a test charge in moving a test charge no work is done in moving a test charge over an equipotential surface over an equipotential surface। ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद एक डायग्राम बनाइएगा। हमने कहा कि ये एक सरफेस है, कैसी भी सरफेस की कैसी भी शेप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, ऐसा कुछ नहीं। कैसी भी हमने टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी शेप बनाई, तो हमने एक सरफेस बनाई और उस सरफेस को हमने बोल दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है बेटा, इसको हमने बोल दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी, हमने कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस है। उस छोटे से डिस्टेंस को हमने मान लिया डीएल वेक्टर। इस छोटे से डिस्टेंस को हमने मान लिया डीएल वेक्टर। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, डीएल वेक्टर। और एक खास प्रॉपर्टी होती है उस पर भी मैं अभी आऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर कहीं पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर। ठीक है, अच्छा फिर लिखिएगा लेट ए एंड बी be 2 points. Let A and B be 2 points over an equipotential surface. Over an equipotential surface. एक equipotential surface के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं A और B। तो equipotential का मतलब क्या है?
देखिएगा, सिंस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट ए पर निकालूं या पोटेंशियल में पॉइंट बी पर निकालूं, वो सेम रहेगा। जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वही पॉइंट बी पर रहेगा, या इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ठीक है। अच्छा, तो हम कहेंगे since potential difference is equal to work done upon quantity of charge moved। क्या दो, ये चार्ज है जिसम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन is equal to charge into potential difference। वर्क डन W is equal to charge को मैंने मान लिया Q। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा VA माइनस VB या VB माइनस VA, आप कुछ भी ले लीजिए, VA और VB तो इक्वल है, तो Q इंटू जीरो यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस VA इज इक्वल टू VB। VA और VB दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो VA से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो वर्क डन जो आया टोटल वो हो गया बटा जीरो। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इसमें क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव कराता हूँ तो वर्क डन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर है बेटा दोनों को? शिवांगी, आकृति, क्लियर है दोनों को? यस सर। चलिए ठीक है, आवाज बड़ी देर में आई आपकी, चलिए ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अगर कहीं पर भी आपको ये लगे कि मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे प्लीज बता देना, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा बड़ा लिखने की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया था। इस डायग्राम में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है। अब इस चीज को मैं समझाना चाहूँ कि ऐसा क्यों क्यों होता है, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है। तो हम ये कहते हैं क्योंकि ये हमने रूल बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक। तो हमने ये रूल बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों है, हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता है तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता है तो क्या होगा, ये हमको डिस्कस करना है। तो आप इसमें लिखिएगा, दो तीन पॉइंट्स लिखूंगा आपको, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। इफ द फील्ड, लिखिएगा,
if the field were not normal, if the field were not normal to the equipotential surface, पहले नोट कर लीजिए फिर एक एक पॉइंट समझा दूंगा. If the field were not normal to the equipotential surface, then it would have a non-zero component. It would have a non-zero component along the surface. It would have a non-zero component along the surface. Full stop. Next one लिखिएगा. So to move a test charge. So to move a test charge against this capital E लिख रहा हूँ, against this electric field. So to move a test charge against this electric field, comma, work has to be done. Work has to be done. Full stop. Work has to be done. Next one लिखिएगा. But on an equipotential surface, there is on an equipotential surface, there is no potential difference. There is no potential difference. So no work is required to be done to move a test charge. To move a test charge on equipotential surface hence the electric field must be normal to the equipotential surface. Normal to the equipotential surface. चार पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, चारों पॉइंट बता देता हूँ, बेहद आसान है. आप ये देखिएगा, मैंने जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखी, पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है एक ऐसी सरफेस जहां पर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, वो चेंज नहीं होती. जब चेंज नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा. जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. अब इसमें हमने एक चीज आपको ऐसे ही बता दी, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें एक चीज ऐसे ही बता दी, उसका कोई प्रूफ नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट. हमने ये कह दिया कि वो हमेशा नॉर्मल ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर. ठीक, तो लेकिन ऐसा क्यों होगा ये डिस्कस करना है.
हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, देखिए नॉर्मल है तो ये बिल्कुल यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं टच नहीं हो रहा है। नॉर्मल का मतलब ये होता है, देखिएगा जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है और हमने कहा कि यहाँ पर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर मैं देखूँ तो पोटेंशियल बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, अच्छा अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरी और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया कि बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलता हुआ है, इस पर तो है ही नहीं। ठीक, तो हमने ये कह दिया कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है मतलब इस पर टच कर रहा है ढंग से, ठीक है, मतलब इसके सरफेस पर कहीं ना कहीं वो है। नॉर्मल नहीं है तो इसके सरफेस पर है कहीं ना कहीं, तो हमने वही बोल दिया if the field were not normal to the equipotential surface, then it would have a non-zero component along the surface. तो सरफेस के सरफेस पर उसका कोई ना कोई नॉन जीरो कंपोनेंट, मतलब कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी जो जीरो नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो जीरो नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, so to move a test charge against this electric field, the work has to be done. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा और मैं पहली प्रॉपर्टी में ये प्रूव कर चुका हूं कि वर्क डन जो है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन जीरो होता है, वो ही लिखा है। बट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V माइनस V जीरो हो जाता है। So no work is required to be done to move a test charge on equipotential surface. इसका मतलब उस पर कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फिर मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें कोई भी चार्ज लाने के लिए मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, समझ रहे हैं? जब ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पर नहीं होगा, वो सरफेस से बाहर निकलता हुआ होगा, नॉर्मल। समझ गए? Yes, sir. समझ गए जी? क्लियर है दोनों को? सर शुभांगी नहीं है। अच्छा, शिवांगी नहीं है, चलिए ठीक है, आपको क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए ठीक है। इसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैं इधर कर रहा हूँ इस तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी, equipotential surfaces are closer together equipotential surfaces are closer together in the regions of strong field, in the regions of strong field and farther apart and farther apart in the regions of weak field. The regions of weak field. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के नजदीक होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, वीक होता है, वहां पर ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। तो हमने ये बोला कि एज वी नो दैट, देखिएगा
as we know that capital E is equal to minus dV upon dr. Capital V is equal to minus dV upon dr. It implies that ये बताया था ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड अपॉन dr. थैंक यू. तो अब हम क्या करेंगे dr को इधर ले आएंगे. It implies that dr is equal to minus dV upon capital E. dr is equal to minus dV upon capital E. इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. Since we are talking about equipotential surface, equipotential surface. Therefore, dV is equal to constant. dV का मतलब बेटा क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है, इक्विपोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल सेम है. तो हमने ये कहा कि अरे सेम तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर होगा. तो हमने कहा नहीं कुछ भी चेंज नहीं है, पूरी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो हमने कहा कि नहीं प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. तो हमने बोल दिया कि प्रैक्टिकली चलिए मामूली सा कुछ चेंज है, बहुत मामूली सा. ठीक, तो वो जो मामूली सा चेंज है वो सब पॉइंट्स पर बराबर 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 चेंज होगा. समझ रहे हैं? डीवी का मतलब क्या होता है? बहुत मामूली सा चेंज. तो मैं अगर कहूँ कि आइडियली अगर मैं बात करूंगा तो आइडियली तो हम कहेंगे चेंज होगा ही नहीं, डीवी जीरो होगा. लेकिन आपको याद होगा कि प्रैक्टिकली हम लिमिट्स में लेकर चलते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो. हम कभी भी उसको एग्जैक्टली जीरो नहीं बोलते. ठीक है? तो डिफरेंशिएशन में हम कभी भी चीजों को एग्जैक्टली जीरो ना बोलकर हम ये बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, इट टेंड्स टू जीरो. तो डीवी जो है, डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल. तो चेंज तो है ही नहीं पोटेंशियल में, पोटेंशियल तो बिल्कुल सेम है. तो इसका मतलब क्या है कि डीवी जो है, जो चेंज है ना बहुत मामूली सा, वो सब जगह सेम है. और जब चेंज सब पोटेंशियल्स पे सेम होगा तो इसका मतलब चेंज इज अ कांस्टेंट. ये समझ गए? Yes, sir. ये चीज क्लियर है ना आपको कि चेंज अगर सब जगह बराबर है तो चेंज इज अ कांस्टेंट. तो हमने ये कहा कि डीवी अगर एक कांस्टेंट है सो वी आर is directly proportional to 1 upon E. ये समझ गए? dr is directly proportional to 1 upon E क्योंकि dv एक कांस्टेंट है. सर आपकी वीडियो ब्लर हो गई. हाँ, ब्लर हो गई सर आपकी वीडियो. अच्छा एक मिनट रुको, अभी हो जाएगी ठीक. कुछ नेटवर्क का इशू होगा. अभी ठीक है? यस सर. ठीक है. अच्छा, तो मैंने ये बोला कि d एक कांस्टेंट है तो ये इक्वालिटी का साइन, ये कांस्टेंट को हटा देंगे तो इक्वालिटी साइन हट जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा. जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और इक्वालिटी साइन आ जाता है. ऐसे ही इक्वालिटी साइन हटाएंगे और कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा. तो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. और dr क्या है? dr है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना ही कम होगा. इसका मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर. मतलब क्लोजर टुगेदर का मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड. डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना ही कमजोर होगा. तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन एंड इट इज फार्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड. डिस्टेंस जितना फार्दर अपार्ट होगा मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही कमजोर होगा. समझ गए बेटा? समझ में आ गई ये चीज? यस सर. ठीक है ना? तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है बस.
लिखिएगा this proves this proves that equipotential this proves that spacing between equipotential surfaces spacing मतलब distance spacing between equipotential this proves that spacing between equipotential surfaces will be smaller in the regions will be smaller in the regions where field is strong and vice versa. ठीक है कि जितना स्पेसिंग कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा मतलब उतना स्ट्रांग होगा और जितना स्पेसिंग कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा जितना स्पेसिंग ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा ये तीसरी प्रॉपर्टी थी उसके बाद बेटा नोट करिए फोर्थ प्रॉपर्टी चार ही प्रॉपर्टी है इसकी टोटल no two equipotential surfaces can intersect each other no two equipotential surfaces can intersect each other. No two equipotential surfaces can intersect each other. ठीक है छोटा सा इसका प्रूफ है नोट करिए if they intersect अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो if they intersect comma then there will be two values of electric potential then if they intersect then there will be two values of electric potential there will be two values of electric potential at the point of intersection comma which is impossible ठीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये चार प्रॉपर्टीज हैं और इनको जस्टिफाई करने के लिए आता है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कई बार क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि आप बताइए व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज के साथ में ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा कुल मिलाकर ये है ठीक है अच्छा इसके बाद अगला टॉपिक है नोट करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स यहां पर लिखता हूं अगला लिखिएगा इक्विपोटेंशियल surfaces equipotential surfaces of various
charge systems. Equipotential surfaces of various charge systems. तो अलग अलग चार्ज सिस्टम्स का इक्विपोटेंशियल क्या क्या हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फर्स्ट लिखें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस of a positive point charge, equipotential surfaces of a positive point charge. Equipotential surfaces of a positive point charge. तो एक अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरीके की होंगी ये देखना है। हमने ये कहा कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होगी उसके लिए। बेटा वीडियो ठीक आ रही है ना, ब्लर तो नहीं आ रही? नो सर। चलिए ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया और मुझे मालूम है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है बाहर की तरफ। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम नॉर्मली फील्ड लाइंस बोल देते हैं बस। ठीक है, ये तो हो गई बेटा फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के लिए जैसे हमने देखा था कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर सारा पोटेंशियल सेम रहेगा, वो ऐसी बनेगी इसके चारों तरफ एक सरफेस, ऐसे ही ये दूसरी सरफेस। फिर पहली सरफेस हो गई एक ये छोटा सा सर्कल। तो ये जो डॉटेड छोटा सा सर्कल बना है, इस सर्कल पर कहीं भी मैं देखूंगा तो मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर मैंने कहा चलो एक बड़ा सर्कल देखता हूँ, रेडियस बढ़ा देता हूँ। रेडियस बढ़ा दिया तो ये जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल के अंदर भी सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर ऐसे ही हमने कहा कि चलिए एक और बड़ा सर्कल देखते हैं। तो एक और बड़ा सर्कल देखा तो जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो भी जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमने बोला कि ये जो सरफेसेस बनी है डॉटेड, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स। ये ऐसे ही ये दोनों अलग अलग सरफेसेस हैं, ऐसे ही ये अंदर वाली ये, इनको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल्स। यहाँ पर पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, चलो जी, ये तो पहला हो गया, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा इसमें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे ही इसमें भी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनती है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके सर। सर इसमें हमारी मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हर एक सरफेस पे वो अलग अलग होगा। हर एक सरफेस पर अलग अलग होगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने बाहर की सारी सरफेसेस को छोड़ दिया, मैंने अंदर एक छोटे से रेडियस वाली सरफेस ले ली, ठीक है, तो हमारा एक जो पोटेंशियल है वो अलग होगा। मान लीजिए 0.5 वोल्ट्स, तो कहीं पर भी हम देखें इस पूरे रीजन में जो छोटा सर्कल है तो वो 0.5 वोल्ट होगा। फिर आपने कहा कि नहीं जी मैं तो स्पेसिंग बढ़ाना चाह रही हूँ, मैं तो ज्यादा स्पेस तक दूर तक मैं तो चेक करूँ, तो आपने स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो अब ये अंदर वाले सर्किल को अब आप भूल जाइए, अब सिर्फ ये बीच वाला सर्कल रह गया। ये तो ये जो सर्कल है ना बाहर वाला, मतलब अंदर वाले को भूल जाओ। तो इस बाहर वाले सर्कल में अब सारा का सारा पोटेंशियल सेम होगा। हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए। क्यों कम होगी? क्योंकि हमने रेडियस की वैल्यू बढ़ा दी, dr की वैल्यू बढ़ा दी। dr की वैल्यू बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो
ये नहीं है सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, नहीं, हमने कहा कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि मैं कहां तक स्टडी करना चाहता हूँ, मैं कहां तक पोटेंशियल सरफेस देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यस सर। ये अगर आएगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, तो इसमें बस आपको सिर्फ ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मतलब वो जरूरत नहीं है और पूछते भी नहीं, ठीक है। तो अगला ओके देखिए, सर। सेकंड है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। सेकंड देखिएगा, इक्विपोटेंशियल surfaces of two equal and opposite equipotential surfaces of two equal and opposite point charges यहाँ देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें पहले तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनको एक डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं। बनाइए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो डार्क लाइंस बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, इस रास्ते से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस रास्ते से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तो हो गई हमारी फील्ड लाइंस। दूसरा, मैंने और बड़े बड़े की बात करें तो हमने कहा कि एक यहाँ से निकलेगी फील्ड लाइन, तो वो पूरा अपना राउंड कंप्लीट करके यहाँ से अंदर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से निकलेगी, ये पूरा अपना राउंड कंप्लीट करके यहाँ से आ जाएगी। ऐसे ही एक लाइन ऐसी सीधी जाएगी स्ट्रेट, तो ये इन्फिनिटी से अपना राउंड कहीं से कंप्लीट करके इसके अंदर ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो फील्ड लाइंस हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो हम पहले भी देख चुके थे। उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक तो ये बन गया डॉटेड, ठीक है, एक डॉटेड सर्कल। फिर दूसरा डॉटेड सर्कल बनाऊंगा, तो डॉटेड सर्कल बनाएंगे तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, समझ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e, अभी तो करा एक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि dr यानी कि स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये जो स्पेसिंग है ये कम हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ ना पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि डाइपोल का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यही कंसंट्रेट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ना कुछ ऐसे बनेंगे कि यहाँ तो नजदीक और यहाँ थोड़ा सा बड़ा, फिर एक और बनाएंगे तो यहाँ तो नजदीक और यहाँ थोड़ा सा बड़ा। बताइए, समझ गए? तो आप कहोगे प्रॉपर सर्कल नहीं बनाया, यस सर। यहाँ प्रॉपर सर्कल बनाए थे, यहाँ
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी। सेम काम बेटा यहाँ पर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो एक तो बना लेंगे सिंपल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ स्पेसिंग कम, यहाँ स्पेसिंग ज्यादा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है बहुत ज्यादा है तो स्पेसिंग कम और बाहर स्पेसिंग, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जब इक्वल चार्जेस होते हैं, इक्वल होते हैं और सेम होते हैं चार्जेस, तो उसमें कैसा बनेगा, थर्ड लिखिएगा। थर्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। Potential surfaces, equipotential surfaces of two equal positive charges. अब क्या है कि अब जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं, यहाँ क्या थे इक्वल और अपोजिट थे। चलो जी, अब मैंने कहा बेटा बस 1 मिनट वेट कर लो, मैं ना जरा पानी पी कर आता, 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, अब मैं बनाऊंगा दो पॉजिटिव चार्जेस। तो मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज तो बेटा यहाँ बना लिया मैंने, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना लिया, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दिए। अब जब हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर होगा, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की एक लाइन ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक लाइन ऐसे गई, रिपल्शन की एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई। इसी तरह से यहाँ से रिपल्शन की एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और जो है बाकी हमने कहा कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। मतलब ये जो दोनों चार्जेस हैं इनकी, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। समझ गए? अब फिर वही सिंपल फंडा कि ये जो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कहीं पर तो जाकर रुक रही होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जा रही है वो कहाँ जा रही हैं, वो किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे भी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है ना बाहर की तरफ, तो ये किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ये बताइए, समझ गए? यस सर। है ना? तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मतलब कम होगा, वहां स्पेसिंग क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, क्या करेंगे
ये एक बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ बीच में वीक है, तो यहाँ स्पेसिंग ज्यादा होगी। ये दूसरा बन गया, ऐसे ही बताइए जी, क्लियर है? यस सर। सेम काम इधर करिए, यहाँ पर ज्यादा गैप होगा, बाहर कम होगा, इधर और ज्यादा गैप और बाहर कम गैप, ठीक है? तो इस तरीके से बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी भी हो जाएगी, ऐसी, ठीक है? मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया, और इतना गैप हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी हो गई कि पूरी एक ही बन गई दोनों चार्जेस की, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दोनों। हमने ये कह दिया कि दोनों चार्जेस की एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई कि इतना बड़ा गैप है उनके बीच में, समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चौथा देखिए, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं मिटा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल surfaces or a uniform electric field इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले भी ये स्टडी करा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कैसे बनेगी जरा आप देखिएगा। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी, पांचवी, है ना? मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये पैरेलल क्यों है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने क्या आपसे डिस्कस करा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बना लीजिए, परपेंडिकुलर होंगे दोनों, ठीक है? अच्छा, और इसको ऐसे करिएगा, यहां से ऐसे मिटा देना, ठीक है? दूसरा, वो भी इसके पैरेलल, आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? अच्छा, ये जो मैं मिटा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और आगे आर पार निकल रही है इसमें से, समझ गए? आकृति, कोई भी यस कंसेप्ट सर। अगर ऐसा लगता है ना कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल क्लियरली बता देना। ओके सर। हाँ, और जो पुरानी भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें भी कोई चीज अगर लगती है नहीं समझ में आ रही है, तो अभी जरा ये डिटर्मिनेंट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा बचा हुआ है मैथ्स का जिसकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ,
उसके बाद फिर फिजिक्स की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, जिसमें कोई भी डाउट रहेगा तो चाहे कितनी भी बार पूछना, लेकिन क्लियर कर देना। ओके सर। क्योंकि ये जो सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ये था ये सारा का सारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की वजह से, तीन चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस की वजह से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होती है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अभी ओके 10 सर। बजे मैं नई आईडी और पासवर्ड भेज रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो मुझको। ओके सर। ठीक है, वो डिटरमिनेंट्स का है, आगे कंटिन्यू करवाना है। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना, इसमें फिजिक्स में क्लियर है? यस सर। चलिए, ओके।